गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम रज़िया सजाद ज़हीर के जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखित नमक नामक शीर्षक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रज़िया सजाद ज़हीर के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं, उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं की विशेषताएं और भाषा शैली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है जन्म। रज़िया सजाद ज़हीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब, ये इनका उर्दू कहानी संग्रह है। इसके अलावा इनको प्राप्त पुरस्कारों के नाम हैं सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड, ये सभी पुरस्कार इनको प्रदान किए गए हैं। निधन सन 18 दिसंबर 1979 79 रज़िया सजाद ज़हीर का निधन हो गया। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत होते हैं। रज़िया सजाद ज़हीर बताती हैं कि जो हमारे दृढ़ संकल्प होते हैं वो हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं, साहस जुटाते हैं। हमारा लिखना ही हमें ज़िंदा रखता है। रज़िया सजाद ज़हीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। मूल रूप से इन्होंने उर्दू में कहानियाँ, कथाएं लिखी हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज, ये कॉलेज का नाम है, में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की हैं, बच्चों के ऊपर लिखा जाने वाला साहित्य। मौलिक सर्जन के साथ साथ, मौलिक रचनाओं के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। रज़िया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार हैं। उनकी कुछ कहानियाँ देवनागरी लिपि में भी लिप्तांतरित हो चुकी हैं। रज़िया सजाद ज़हीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ, समाज की सच्चाई और मानवीय मूल्यों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। अब रज़िया सजाद ज़हीर जी के द्वारा लिखा गया जो नमक पाठ है उसके बारे में बताया जा रहा है। नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। विभाजन, जो भारत पाक विभाजन हुआ था, उसको आधार बना करके ये कहानी लिखी गई है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए। विस्थापित होकर आई सिख बीवी एक स्थान से हटा करके किसी को दूसरे स्थान पर बसाना विस्थापन कहलाता है। तो सिख बीवी लाहौर से आई हैं विस्थापित होकर के हिंदुस्तान में। वो लाहौर को अपना देश मानती हैं, लाहौर को अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैर कानूनी है, नहीं ले जा सकते, वो गैर कानूनी कार्य होता है, वह दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमाएं रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रम कर रहे हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं।
राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। हृदय से वो आज भी अपने देश को वही मानते हैं जो उनका पहले था। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया। मजबूरीवश उन्हें वह अपना जन्म स्थान तो छोड़ना पड़ा, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और मेरा दिल्ली, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में ज़रूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, के ख़त्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? तो ये था इस पाठ की समरी। पाठ के बारे में क्या कुछ बताया गया है। यहाँ से पाठ की शुरुआत होती है। विस्तार से इस पाठ में बताया गया है 2 देशों मुल्कों के बारे में और 2 पात्रों के बारे में, किस प्रकार से वो अपने वतन से जुड़े हुए हैं और उसको अपना वतन मानते हैं। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई, जिस कदर वह उनकी माँ से मिलती थी। सफ़िया जब सिख बीबी को देखती हैं तो उन्हें अपनी माँ की याद हो आती है। वह उन्हें अपनी माँ के समान लगती हैं। वह भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उनकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी, सिख बीबी ने ओढ़ रखा था। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में बहू से पूछा। सिख बीबी अपनी बहू के साथ उस सत्संग में आई हुई हैं, कीर्तन में आई हुई हैं, और जैसे ही सफ़िया उस सिख बीबी को देखती है तो उसे देख करके उसे अपने माँ की याद आ जाती है। तो वह बार बार उसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखती हैं, और जब बार बार वह उसकी तरफ देखती है तो वह अपनी बहू से पूछती है कि यह कौन है जो इस प्रकार से बड़े प्रेम से मेरी तरफ देख रही है। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने। उसकी बहू ने, सिख बीबी की जो बहू थी, उसने बताया यह सब उसके बारे में, सफ़िया के बारे में, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा है। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास जा बैठी। सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती हैं, लाहौर से विशेष लगाव रखती हैं, और जब उन्हें इस बात का पता चला कि सफ़िया लाहौर जाने वाली हैं कल सुबह, तो वह अपने स्थान से उठ कर के सफ़िया के पास जा कर के बैठ जाती हैं और उसे बताने लगी कि लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया और जिंदा दिली की तस्वीर हैं। यानी वह अपने वतन लाहौर के बारे में, उनके खान पान, रहन सहन, शौक़ के बारे में सफ़िया को बताती हैं। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफ़िया ने 1-2 बार बीच में पूछा भी, माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना तभी आए थे। वैसे तो हम यहाँ भी, हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती हैं और उसको लाहौर की बहुत सी बातें अब भी याद आती हैं। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, सिख बीबी कहती है सफ़िया से। फिर पलकों के कुछ सितारे टूटकर दूधिया अंचल में समा जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने वतन और उसकी याद में। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है, साडा लाहौर, अपना लाहौर।
कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। रुखसत विदा होना। तब क्योंकि उर्दू के बहुत सारे शब्द इसमें आएंगे, क्योंकि उर्दू की लेखिका है। रुखसत होने लगी तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मांगना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए कि कोई ऐसी चीज़ आप मंगवाना चाहें लाहौर से, क्योंकि सफ़िया अपने गांव अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर अगले दिन जा रही थी सुबह। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा लाहौरी नमक लाना, क्योंकि सिख बीबी को भी कहीं न कहीं इस बात का आभास था कि एक देश से दूसरे देश में नमक लाना गैर कानूनी होता है, और वह उसी गैर कानूनी काम को करने के लिए साफिया से कह रही थी। 15 दिन यूँ गुजर गए कि पता नहीं चला। यानी अगले दिन से सफ़िया जो है लाहौर पहुंच जाती हैं अपने भाई बंधुओं के पास, अपने भाइयों के पास, अपने मायके। तो वहाँ पर वो लगभग 15 दिन तक रहती हैं, और वहाँ 15 दिन का समय किस प्रकार से बीत जाता है पता ही नहीं चल पाता। अब उसका समय आ जाता है वापस हिंदुस्तान आने का। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत कि कोई कुछ लिया रहा है तो कोई कुछ। भाई एक से बढ़कर एक उसके लिए तरह तरह की चीज़ें लाकर उसे दे रहे हैं। कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया, जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर भी था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। उसके भाई से वह पूछती है, क्योंकि वह पुलिस में भी हैं, और वह लाहौरी नमक अपनी उस सफ़िया बीबी, जिसको वह माँ के समान मानती थी, माँ के समान देखती थी, उसके लिए उपहार के रूप में जो उसने मांगा था वह लेकर जाना चाहती थी। तो वह अपने भैया से पूछती है चुपके से, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, उसे बड़ी हैरानी होती है कि इतनी मामूली सी चीज़ को वह क्यों लेकर जा रही है। नमक तो नहीं ले जा सकते, सफ़िया के भाई ने कहा, गैर कानूनी है। और आगे कहते हैं, नमक का आप क्या करोगी? आप लोगों के हिस्से में तो बहुत ज़्यादा नमक आया है, यानी हिंदुस्तान में नमक ज़्यादा होता है पाकिस्तान से। वह झुंझला गई, उसे गुस्सा आ गया। मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। वो कहती कि मैं किसके हिस्से में क्या आया है, पाकिस्तान के हिस्से में क्या आया है, हिंदुस्तान के हिस्से में क्या आया है, इस सब पर बातें नहीं करना चाहती हूँ। आया होगा किसी के हिस्से में कुछ भी, पर मैं तो यहाँ से लाहौरी नमक लेकर जाना चाहती हूँ। मेरी माँ ने यही मंगवाया है। वो सिख बीबी को अपनी माँ मान रही थी। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ क्या क्यों जिक्र किया जा रहा है। वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी, यानी जो उनकी अपनी माँ थी सफ़िया की, वो तो पहले ही गुजर चुकी थी, मर चुकी थी। अब यह किस माँ की जिक्र कर रही है जिसके लिए वो ये नमक लेकर जा रही हैं। उसकी समझ में, यानी सफ़िया की भाई की समझ में वो सब बातें नहीं आ रही थी। ज़रा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी बहन, आपको कस्टम से गुज़रना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो है कि आप गैर कानूनी चीज़ें जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी करके ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, जता के ले जाऊंगी कि मैं लाहौरी नमक हिंदुस्तान लेकर जा रही हूँ। मैं छुपा कर या चोरी करके नहीं लेकर जा रही हूँ। वह अपने भाई से कहती हैं, भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी, कानून जो ठहरा। उसका भाई फिर कानून की बात कहता है, अरे फिर यही वही कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरावत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते। उनको जो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करें? सफ़िया कहती है, एक तोहफ़ा है, वह भी चंद पैसों का। शौक़ से देख सकते हैं,
कोई सोना चांदी या स्मगलर की हुई चीज़ें मैं नहीं लेकर जा रही हूँ, ब्लैक मार्केट का माल नहीं लेकर जा रही हूँ। मैं तो एक सौगात के रूप में लाहौरी नमक जो है वो लेकर जा रही हूँ, एक तोहफे के रूप में, जो मेरी माँ अर्थात सिख बीबी ने मुझसे मंगवाया है। अब आपसे कौन बहस करें। उसके भाई कहते हैं, आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सब की होगी, क्योंकि अगर इस प्रकार से गैर कानूनी सामान दिखता है तो जाने वाले और जहाँ से वो जिस परिवार से संबंध रखती थी, जिस परिवार से आई थी, उनको बदनामी अलग से झेलनी पड़ती है। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही हो जाती भैया, सफ़िया अपने भाई से कहती हैं। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। अपना जो सामान बांधना था, लेकर जाना था, उसकी वह पैकिंग करती हैं। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सारा सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तरबंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई थी जिन्हें वह नहीं बांध पाई थी, नहीं रख पाई थी। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा था, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा और संतरे की तरह नाजुक होता है। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। 2 चीज़ें थी जो रह गई थी, वो पैक नहीं कर पाई थी। अब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे। वह यही सोच रही थी कि नमक की जो पुड़िया है वो ज़रूर लेकर जाएगी, पर वह इसी उधेड़बुन में थी कि उसको लेकर कैसे जाए। अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसे रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था, लाहौर बीवी से किया था, कि वह उनके लिए लाहौरी नमक ज़रूर लेकर आएगी। हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके झुठलाने के क्या मायने। जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे। अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा। और अगर देख लिया तो, यानी इसी उधेड़बुन में वो खोई हुई है कि इसको कैसे लेकर जाए, कहाँ रखे, क्या करे। उधर से केले और नहीं जी नहीं, फलों की टोकरियों को आते वक्त किसी ने भी नहीं देखा था। वो यही सोच रही थी कि फ़लों की टोकरियाँ बहुत कम चेक की जाती हैं, क्योंकि उसमें ऊपर रखे फल दिख जाते हैं और वो टोकरियाँ आती जाती रहती हैं। इधर केले और उधर से कीनू सब ला रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा क्या होगा। वो यही सोचती है कि कीनुओं के नीचे उस नमक की पुड़िया को वो रख लेगी। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा मालूम हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिसमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था, जांग को चीरकर उसमें हीरा छिपा लेता था, और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों का सामना करते हुए सरहदों से गुजर जाता था। इस ज़माने में भी ऐसी कोई तरकीब हो सकती है तो वह अपना दिल चीरकर उसमें वह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। वह पुड़िया, नमक की जो पुड़िया थी, वो दिखाई नहीं दे रही थी। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे सरकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिराने रखी और लेटकर चादर ओढ़ ली।
रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहरा रहे थे। प्रतिबिंब कभी किसी तरह से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा, ये सभी उसे उस रात्रि में सुनाई दे रहा था। यह पाकिस्तान है। यहाँ उसके 3 सगे भाई हैं, बेशुमार चाहने वाले दोस्त, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते थे, फूफी जान, बुआ जी को बोलते हैं, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सब के और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ी का जंगला जो कस्टम कहलाता है। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती और यह भी हो सकता है कि वह कभी न आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर है। फिर देखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसीरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे दबी धूप से एक पत्ती तोड़ी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनू से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाह जमाए सोच रही थी कि आसपास इधर उधर कितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया हैं। जिस चीज़ को हम चोरी छिपे लेकर जा रहे होते हैं उस पर हमारी नज़र सबसे ज़्यादा बार बार जाती है, तो वह भी अपनी उस नमक की पुड़िया को बार बार देख रही थी जो उसने कीनुओं के नीचे छिपाई थी। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई, झंझनाहट आई उसके शरीर में, और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफ़ा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, 1-2 इक्के दुक्के सामान रखे थे। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आँखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने थे मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफ़िया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे से सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी थी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे गौर से फिर देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। वह कस्टम अधिकारी सफ़िया से कहता है, जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए हैं। जी, जब पाकिस्तान बना तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली है जी। सफ़िया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उस कस्टम अधिकारी के सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर
उनको सब कुछ बता दिया कि वह किस प्रकार से अपनी सिख बीबी के लिए तोहफे के रूप में लाहौरी नमक लेकर जा रही है। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात ख़त्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और ख़ुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को, उस सिख बीबी को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगल से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़ी रहीं। प्लेटफार्म पर उनके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार हसरत भरी नज़रों से, बहते हुए आंसुओं से, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहदों की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। ज़मीन थी, ज़बान थी, एक ही सूरतें, एक लिबास, एक सा लबो लहजा, बोलने का अंदाज़, गालियाँ भी एक सी थीं, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथ में थीं। यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं और लोग इस प्रकार से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अमृतसर के कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। अब उसे हिंदुस्तान में भी कस्टम अफसरों की जांच से गुजरना था। जैसे पाकिस्तान में वो कस्टम ऑफिसरों की जांच से गुजरी थी, ऐसे हिंदुस्तान आने पर भी उसे अपने यहाँ के कस्टम अधिकारियों की सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, अपना सामान चेक करवाना पड़ता है। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। वो सारी बातें बता दी कि वह नमक क्यों और किसके लिए लेकर जा रही है। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते और फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा, एक तरफ उसको लेकर जाते हैं। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होते हिचकिचाई कि कहीं यह उसको कहीं बंद तो न कर देगा। वे मुस्कुराए और बोले, आइए आइए न। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज़ पर रख दिया। बाहर की तरफ जाकर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? उसे लगा कि वह किसी पुलिस वाले को बुला रहा है। अब वह किसी पुलिस वाले के हवाले उसे न कर दे। 2 चाय लाओ अच्छी वाली, लेकिन वह पुलिस वाले से चाय लाने के लिए कहता है। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज़ की दराज खींची और उसमें से अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। पहला पन्ना, बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी। टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेज़ी के कुछ धुंधले शब्द थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। यानी वो उसको सुनील दासगुप्त के द्वारा गिफ्ट में मिली थी। सुनील दासगुप्त को खुद उसका अपना नाम है और उसको वह किसी दोस्त ने इनाम एक तरीके से तोहफे के रूप में दी थी, जो उसने आज तक उसको संभाल कर रखा था। तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब विभाजन हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे।
जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता पर रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफ़िया ने ज़रा हैरान होकर पूछा कि वह किसको अपना वतन मानता है। मैंने आपसे कहा न कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा। हाँ ठीक है, सफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और ख़ुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और ख़ुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। सभी अपने अपने वतन को महत्व देते हैं, सभी एक दूसरे से लगाव रखते हैं, और जब बात इस तरीके से मोहब्बत की, प्यार की, लगाव की आती है तो सभी भावुक होकर के और इस प्रकार से अपना कर्तव्य भूल करके ऐसा सामान जो कि गैर कानूनी है उसे जाने की भी इजाज़त दे देते हैं। तो इस नमक कहानी के द्वारा रज़िया सज्जाद ज़हीर ने 2 सरहदों के बीच की जो सीमा रेखाएं खींच दी गई हैं वो किस प्रकार से लोगों को एक दूसरे से अलग कर रही हैं, बांट रही हैं। लोग चाहते हुए भी एक दूसरे से मोहब्बत से मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पाते हैं। उन सब बातों को बड़े ही भावनात्मक और संवेदनशील तरीके से व्यक्त किया है। और इसमें रज़िया सज्जाद ज़हीर ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो मोहब्बत है और आपसी लगाव है वो कानून को दांव पर रख करके किस प्रकार से एक होने का संदेश देता है। किस प्रकार से लोग इन सरहदों को भूल करके अपने अपने वतन को महत्व देते हैं, और जब बात अपने वतन की आती है तो सभी की जुबां पर अपने वतन के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। वो सभी चाहते हैं कि वे अपने वतन को सर्वोपरि माने, उनके वतन से जुड़े रहें, अपने वतन को किसी भी सूरत में वे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने रज़िया सज्जाद ज़हीर द्वारा लिखी गई जो नमक कहानी है उसके बारे में विस्तार से पढ़ा है। इसके जो क्वेश्चंस हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो भी आप ज़रूर छांट करके करें। इसमें दिए गए शब्दार्थों को भी आप ध्यान से देखें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू बेटा।